हेलो एवरीवन। आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ के एग्जाम के लिए इंग्लिश वीक स्टूडेंट्स के लिए मैंने बहुत बेसिक से रूल्स बताने की बात बोली थी, जिसके सीरीज में मैं कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं वो वीडियोस आपके ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए चाहे एरर आए, हालांकि यहाँ मैं आपको एरर के पार्ट में बता रही हूँ, लेकिन रूल्स वही होते हैं, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो चाहे कनेक्टर हो, चाहे मतलब ग्रामर रिलेटेड जितने भी होंगे वही रूल्स हैं, ठीक है ना। तो आज फिर से कम 20 रूल्स इसमें करने वाले हैं। 10 एरर है और मैं हर उस पर आपको एक रूल कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगी, तो 15 से 20 रूल हम इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। और स्पेशली वीक स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की चीजें कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन बेसिक्स सभी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और वो चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क का एग्जाम हो। अब पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं और देखते हैं क्या एरर है इसमें और इससे कौन कौन से पॉइंट्स निकल सकते हैं। पहला है, I intend to go straight back home, but I sort of wandered inside a bookstore. अब जरा इसमें आप पढ़िए इस सवाल को भाई। आप पढ़ोगे कि ये सेंटेंस देखिए, जब एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज दिए हों, क्लॉज का मतलब होता है जब दो वर्ब हो, एक इसमें इंटेंड हो गई और एक इसमें वॉन्डर्ड हो गई, तो दोनों ही देखिए या तो पास्ट के सेंटेंस होंगे या दोनों प्रेजेंट के होंगे या दोनों फ्यूचर के होंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि मैंने इंटेंट होता है किसी चीज का, इंटेंशन हम बोलते हैं ना। तो मेरी जो इंटेंशन थी वो स्ट्रेट बैक होम जाने की थी, बट आई सॉर्ट ऑफ वॉन्डर्ड इनसाइड ए बुक स्टोर। बुक स्टोर में वॉन्डर्ड यानी कि गया। अब वॉन्डर्ड एक हो गई पास्ट और इंटेंट हो गई एक प्रेजेंट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक पास्ट और एक प्रेजेंट। बात हो रही है कि मैं वहां गया, मेरी इंटेंशन घर जाने की थी लेकिन मैं वहां गया, तो दोनों पास्ट की चीजें होनी चाहिए क्योंकि एक से रिलेटेड दूसरी है, ठीक है ना। अब हमें ये समझना है कि हम इसको प्रेजेंट को इसको पास्ट कर दें या इसके पास्ट के हिसाब से इसको कर दें। तो देखिए जो सेंस है वो बन रहा है कि कोई काम है वो पर्टिकुलर तो हो नहीं सकता कि मैं हमेशा ही बुक स्टोर जाता हूँ या हमेशा घर लौटने का सोचता हूँ। तो इंटेंट तो फर्स्ट फॉर्म है ना। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जो काम लगातार होता है। अब आप बुक स्टोर पे गए या घर जाने के लिए वापस सोच रहे हो, तो आपने एक बार ही तो सोचा होगा ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट कोई फिक्स बात है, ऐसी बात तो इसमें है नहीं। तो हमें क्या है, दोनों पास्ट की बातें करनी है। और जब पास्ट की करनी है तो मुझे पता है इंटेंट का पास्ट होता है इंटेंडेड। इंटेंट प्रेजेंट होता है और इंटेंडेड होता है पास्ट। तब ये सही होगा। इसका मतलब इसमें जो एरर है वो इसके फर्स्ट पार्ट में ए में हो जाएगा और क्या आएगा, इंटेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, दो पार्ट में से दोनों अगर एक प्रेजेंट और एक पास्ट है, तो पहले तो ये देखना है हमें दोनों को प्रेजेंट करना है दोनों को पास्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हो जाएगा कि भाई अगर कोई काम है, जैसे कि मैंने उस दिन एक सेंटेंस कराया था, नाउ अ डेज है ना, सीरियल कम्स ऑन टीवी, ऐसे करके कुछ था। अब वहां पे सेकंड पार्ट पास्ट में था एक प्रेजेंट में था। तो एक बात बताइए, नाउ और डेज लगा हुआ है ना आजकल के दिनों में, तो कोई ना कोई बात प्रेजेंट की होगी ना, तो हमें उनको दोनों को प्रेजेंट करना है। इस तरीके से हमें इसको देख लेना है, ठीक है। चलिए अगले पार्ट की तरफ आते हैं। और अगला सेंटेंस है हमारे पास, जस्ट ये रहा। नेक्स्ट है, wait, okay. More level of protection are necessary when children is involved in clinical trials. सिंगुलर प्लूरल का केस है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, बहुत इजी है। चिल्ड्रन इज व्हाट, अगर हम देखेंगे चिल्ड्रन जो होता है वो प्लूरल नाउन होता है और प्लूरल के साथ इज नहीं आएगा, आर आएगा। तो गलती कहाँ पे है, सी वाले, यानी कि अगर हम देखेंगे तो सी पार्ट में हो जाएगा क्योंकि चिल्ड्रन के साथ आर आता है। देखिए सिंगुलर प्लूरल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमें लगता है कि सिंगुलर प्लूरल तो सबको आते हैं, ये एक बहुत मेजर पार्ट है। और जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल बता देती हूँ जिनसे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसमें सिंगुलर प्लूरल हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कहाँ सिंगुलर लगना है कहाँ प्लूरल। देखिए ये तो हो गया चिल्ड्रन वाला, सबको पता होगा। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स को हमेशा ध्यान रखिए, वो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, है ना। अनकाउंटेबल में कौन कौन से आते हैं, न्यूज हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, पोइट्री हुआ, सीनरी हुआ, है ना, ये सब टेक्नोलॉजी हुआ, इक्विपमेंट हुआ, ये सब हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। कुछ प्लूरल नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल यूज किए जाते हैं, जिनका सिंगुलर यूज नहीं किया जाता, जैसे कि ज्यादातर वो चीजें जिसके पार्ट दो हो और एक पार्ट दूसरे के बिना बिल्कुल यूजलेस हो जाए, जैसे स्पेक्टिकल्स हुआ, दो पार्ट है, एक के बिना दूसरा बेकार है। गॉगल्स, जीन्स, ट्राउजर्स, सारी चीजें, ठीक है ना। अच्छा, बैंकिंग में कुछ चीजें ज्यादा पूछी जाती है, जैसे एक होता है कंटेंट्स, ठीक है ना। अब कंटेंट्स के अलावा एक है बिलोंगिंग्स, ठीक है ना, ठीक है।
कंटेंट हुआ प्रोसीडिंग्स। ध्यान रखिए ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल ही यूज किए जाते हैं। अगर आपको कहीं पे लिख दिया बिलोंगिंग, तो वो बिलोंगिंग क्या है, वो तो बिलोंग में आईएनजी लग गया। अगर हमें वहां पे नाउन चाहिए तो हमेशा बिलोंगिंग्स नाउन होता है, ठीक है ना। कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है जिसे वस्तु सामग्री बोलते हैं, तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। तो ध्यान रखिए सिंगुलर प्लूरल अगर आपको पता है तो आप उसके हिसाब से वर्ब है वो यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसका अगले पे आते हैं और नेक्स्ट पार्ट है, वी इंटरव्यूड 14 एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट, नन ऑफ हु वी थॉट सुटेबल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में दो प्रोनाउन है, हु और हुम, है ना, जिनके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हु और हुम, हु किसको कनेक्ट करता है, सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। जैसे मैंने बोला वह व्यक्ति जो कल मुझे मिला, तो अगर मैं बोलूंगी द पर्सन हु मेट मी यस्टरडे, है ना, वो व्यक्ति जो कल मुझे मिला एक डॉक्टर है, इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो द पर्सन कौन है या द मैन कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को जोड़ता है हमेशा हु, है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट को जोड़ता है हुम, है ना। अगर मैं बोल दूं दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है, अब जो नहीं, अब आगे आएगा जिसे मैं प्यार करता हूं, whom I लव। अब इसको किसने जोड़ा, ये वह लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूं, ठीक है ना। तो जो आएगा वो हु आएगा, जिसे आएगा तो वो हुम आएगा। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और समझ लीजिए, अगर कभी पहले प्रेपोजिशन आ जाए तो उसके बाद जो केस आता है वो हुम आता है, क्योंकि बहुत डीप में और बहुत सारे रूल्स तो एक दूसरे से कनेक्ट करके अगर मैं आपको बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमें आंसर करना सीखना है कि कैसे सवाल आएगा, कैसे आंसर करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, एक रूल तो मैंने आपको बता दिया, अगर सब्जेक्ट को जोड़ेगा हु और अगर इसको ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा तो हुम। इसके अलावा पहचान सबसे अच्छी होती है, अगर कंजंक्शन वो सॉरी प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद हु नहीं हुम का यूज होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नन ऑफ आया हुआ है ना, तो नन ऑफ हुम, जिनमें से वी थॉट सुटेबल, वी थॉट, अच्छा नन ऑफ हुम वी थॉट सुटेबल, हम उनमें से सोचते हैं कि कोई भी सुटेबल नहीं है, तो नन ऑफ हु नहीं आएगा, नन ऑफ हुम आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुकी है प्रेपोजिशन। तो सबसे इजी तरीका है प्रीपोजिशन के बाद हुम आएगा, हु नहीं आएगा, बस ये बात ध्यान रखो। बहुत डीप में जाने से बेहतर है सटीक आंसर्स का पता करो, ठीक है ना। चलिए अगला, वी गॉट fewer dollars this week because the drop in the exchange rate। बहुत अच्छी सी एरर है ये भी, इसको समझते हैं। देखिए मैंने सही, अगर आप ध्यान दोगे तो मैं सही पहले ही बोल चुकी हूँ। वी गॉट fewer dollars, इस बार हमने fewer डॉलर्स को, कम डॉलर्स को गॉट किया यानी पाया। दिस वीक, इस वाले वीक, बिकॉज द ड्रॉप इन द एक्सचेंज रेट। देखिए एक होता है बिकॉज, एक होता है बिकॉज ऑफ, इन दोनों में फर्क समझिए, ठीक है। देखिए बिकॉज क्या होता है, बिकॉज बताता है, जैसे कि बताता दोनों क्योंकि है। बिकॉज का मतलब होता है इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगी। जैसे अगर मैंने बोला बिकॉज शी वॉज इल, अगर मैंने बोला बिकॉज शी वॉज इल, तो भाई यहाँ क्या हो गई, एक सब्जेक्ट हो गई और एक वर्ब हो गई, क्योंकि वह बीमार थी, क्योंकि वह बीमार थी, और आगे कुछ भी हो इसलिए ऑफिस नहीं गई, वो अलग बात है। तो बिकॉज के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट और वर्ब। और अगर कभी बिकॉज के बाद ऑफ आएगा तो उसके बाद या तो वर्ब में डायरेक्ट आईएनजी लगेगा, यानी कि हम डायरेक्ट किसी नाउन का यूज करेंगे कि बिकॉज ऑफ बीइंग इल, बीमार होने की वजह से, तो वहां पे बिकॉज ऑफ बीइंग यानी कि वर्ब में आईएनजी लगेगा। बिकॉज अब बीइंग इल नहीं लग सकता, बिकॉज के बाद ऑफ लगेगा तभी बीइंग लगेगा, यानी कि बिकॉज ऑफ में आईएनजी लगेगा बाद में वर्ब में, और इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगी बिकॉज में, ठीक है। और एक चीज और होती है कि बिकॉज के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट लग जाता है, यहाँ तो सब्जेक्ट लग रहा है। जैसे मैं बोल दूं, यहाँ आपको बोला गया है बिकॉज द ड्रॉप इन, अब द ड्रॉप, ठीक है ना, किसमें है, एक्सचेंज रेट में ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद बिकॉज ऑफ द ड्रॉप, यानी कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट क्या है कि उसमें कमी आई, और कमी आई किसके कारण, बिकॉज ऑफ द ड्रॉप, ना कि बिकॉज द ड्रॉप, ठीक है ना। अगर बिकॉज आएगा तो वो किसके पहले आएगा, वो आएगा एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी। बट इसमें क्या फॉर्मेट हुआ, द ड्रॉप इन द एक्सचेंज रेट, यानी कि पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, हुआ क्या है, द ड्रॉप इन द एक्सचेंज रेट,
यहाँ कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, ठीक है, पूरी वजह बताई गई किसके कारण हुआ, ठीक है। वह बीमार थी क्योंकि, यानी क्योंकि वह बीमार थी इसलिए नहीं आ सकी। और किसी कारण से कोई चीज होती है, जैसे कि बिकॉज ऑफ रेनिंग, बिकॉज ऑफ बीइंग इल, है ना, तो अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा, नहीं तो उसके बाद डायरेक्ट कोई भी एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बात खत्म होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ। खाली बिकॉज का मतलब है उसके बाद कोई सब्जेक्ट और वर्ब का यूज होना, ठीक है ना। चलिए अगला, दे आर सेंडिंग द न्यू कंसाइनमेंट ओवर फॉर टॉम एंड आई टू चेक। बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये भी यहाँ पे देखते हैं। दे आर सेंडिंग द न्यू कंसाइनमेंट, वो न्यू कंसाइनमेंट, देखिए दे भी सही है, आर भी सही है, सेंडिंग भी सही है, भेज रहे हैं, न्यू कंसाइनमेंट भेज रहे हैं, ये भी सही है। ओवर फॉर टॉम एंड आई टू चेक, यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है, वो भेज रहे हैं तो वो तो सब्जेक्ट है यहाँ पे, और मुझे भेज रहे हैं और टॉम को भेज रहे हैं, मैं ऑब्जेक्ट हूं और टॉम ऑब्जेक्ट है ना। अब जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए ना, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का मी, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं माय फादर डिस्ट्रीब्यूटेड मनी बिटवीन मी एंड माय ब्रदर, तो मैं वहां पे मी बोलूंगी, आई नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे फादर सब्जेक्ट है और वो मुझे और मेरे भाई को अगर पैसे दे रहे हैं तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ। तो जब हम ऑब्जेक्ट होते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, और आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस का बहुत ध्यान रखिए कि कहाँ पे सब्जेक्ट केस आएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगले पे यूज करते हैं, अगला देखते हैं। और नेक्स्ट है, ईदर माई ब्रदर और माई पेरेंट्स इज गोइंग टू ब्रिंग द स्लीपिंग बैग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एरर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझ लीजिए कंजंक्शन दो प्रकार के बटे हुए हैं, ठीक है ना। कुछ कंपाउंड वाले कंजंक्शन है, जैसे कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल और। ध्यान रखिए अगर इनसे कभी भी दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो हमेशा पास वाले, नियर, जो पास वाला सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो ईदर माई ब्रदर और माई पेरेंट्स, इसके पास क्या है, पेरेंट्स है ना, और पेरेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे आर आएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में भी बता चुका है, बिसाइड्स है, इन एडिशन टू है, ठीक है ना, विद है, टुगेदर विद है, ठीक है। इन सब के साथ हमेशा पहले वाले, यानी दो अगर सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं इन सबसे, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। इसमें बाद वाला कह सकते हैं या पास वाला कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ। चलिए अगला, बोथ द डॉक्टर एंड सर्जन हैज एडवाइज्ड मी टू हैव माय गॉल ब्लैडर आउट। बहुत इजी है, बोथ द डॉक्टर एंड द सर्जन, दो लोग हो गए ना, दोनों डॉक्टर और सर्जन ने सजेस्ट किया है, ठीक है ना। तो हैज एडवाइस नहीं आएगा भाई, दो लोग हो चुके हैं, सब्जेक्ट दो है तो प्लूरल हो गई, वर्ब भी प्लूरल आएगी, हैज ना आके हैव आएगा। तो हमने देखा मेन मोटिव हमारा सिंगुलर प्लूरल को समझना है इस वाले में, ठीक है ना। चलिए अगला, वी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस विद द गार्डन बट वी वर्कड हार्ड ऑन इट। तो we did not have a lot of success with the garden but we worked hard on it। यहाँ पे एक वर्ड समझते हैं but। देखिए एक होता है but और एक होता है although। मैं आपको दोनों में फर्क समझाती हूँ, but और although। देखिए but माने होता है लेकिन, और although माने होता है यद्यपि। अगर हम हिंदी में देखें लेकिन और यद्यपि है तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि एक ही सेंटेंस में अगर दो पार्ट दिए हुए हैं दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है ना, कि ऐसा हुआ मतलब वो रिच है लेकिन ऐसा नहीं करता, कोई भी चीज एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हो, विरुद्ध हो, तो वहां पे या तो बट का यूज करेंगे ऑल्दो का। बट इन दोनों में फर्क क्या है, देखिए फर्क ये है कि बट जो है ना वो किसी के अपोजिट रिजल्ट को बताएगा, वो किसी के, यानी उसने परिश्रम किया लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है, तो वो रिजल्ट है कि वो फेल हो गया, ठीक है ना। और रीजन क्या है, ऑल्दो और डू बताता है रीजन, कि यद्यपि उसने परिश्रम किया वो फेल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे यद्यपि उसने परिश्रम किया ये एक रिजल्ट नहीं है, ये एक कारण है, ठीक है ना। यद्यपि उसने, है ना, अगर मैं बोल दूं ऑल्दो ही इज रिच बट ही इज माइजर, है ना, तो अगर मैं बोल दूं बट नहीं लगेगा दोबारा से, ऑल्दो ही इज रिच, हालांकि वो रिच है, माइजर है यानी कि कंजूस है, फिर भी कंजूस है ना, बस फॉर्मा से लगा देते हैं तो दोबारा हमें बट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो एक बात बताइए, ऑल्दो क्या हुआ, वो रिच है, ये एक कारण है, लेकिन उसके भी अपोजिट है कि वो फिर भी जो है वो कंजूस है। तो अगर कोई रिजल्ट बता रहा है तो बट का यूज करेंगे, और अगर कोई कारण आ रहा है तो ऑल्दो का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, वी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस विद द गार्डन, हमें गार्डन से सक्सेस नहीं मिली, बट वी वर्कड हार्ड ऑन इट, हमने उस पर कठिन परिश्रम किया, ये रिजल्ट नहीं होगा, ये रिजल्ट होना होगा, ये तो कारण होगा कि हमें क्यों दुख हो रहा है, यानी कि वी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस, हमें सक्सेस नहीं मिली जबकि हमने परिश्रम किया, है ना। जैसे अभी भी मैंने बताया, ऑल्दो ही इज पुअर या ही इज रिच, तो ये कोई रिजल्ट नहीं हुआ, जबकि वो गरीब है या अमीर है, ये एक कारण हुआ। और रीजन के लिए बट ना के ऑल्दो आता है, तो यहाँ पे ऑल्दो आएगा। और अगर कोई रिजल्ट के बारे में बात होती है कि जबकि उसने परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया, वहां पे हम बट और येट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल्दो आएगा, ना कि बट है। चलिए बेटी अगला, रेयरली आई हैड सीन सच ए रामशिकल बोट। देखिए इसको मैं आपको बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, अगर आप पिछला वीडियो एक बार ध्यान से देख लोगे तो ये सारी चीजें, कई चीजें उसमें आ गई थी, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे होते हैं, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली। अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत है तो उन सेंटेंस को इन्वर्जन सेंटेंस कहा जाता है। इन्वर्जन का मतलब है, जनरली हमने पढ़ा हुआ है कि जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, बाद में सब्जेक्ट आता है, और अफर्मेटिव में ऐसा नहीं होता है। लेकिन जितने भी जो एडवर्ब मैंने आपको बोले, अगर इन एडवर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये इन्वर्जन सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, बाद में आता है सब्जेक्ट। तो रेयरली के बाद पहले हेड आएगा और बाद में आई आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो वो रेयरली हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, नो सूनर हो, इनके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। और आज का ये लास्ट का 10th जो एरर है और 10th जो रूल है ना, एरर के साथ साथ हम रूल भी समझते जा रहे हैं, केवल एरर नहीं छाट रहे हैं। देखते हैं, द फिल्म इज सेट इन द पीरियड वेयर द डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाज मच ग्रेटर देन इट इज नाउ। ये फिल्म उस पीरियड की है, अब आप खुद देखिए जहां आएगा कि जब आएगा, ये फिल्म उस पीरियड की है जब जो डिवाइड था रिच और पुअर का वो मच ग्रेटर देन इट इज नाउ, जब ज्यादा था अब की अपेक्षा। तो जब के लिए जहां नहीं, जब के लिए वेन आता है, जहां के लिए यानी जगह के लिए वेयर आता है, टाइम के लिए वेन आता है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो वेयर नाउ के वेन होना चाहिए, है ना। तो देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, बस थोड़ा सा अगर हम इनको माइंड में रखें तो इन सबको माइंड में रख के हमारे जो आंसर्स होते हैं वो आराम से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी सीरीज में हमने एक पार्ट और कंप्लीट कर लिया है, आपको और हेल्प मिलेगी। और यही देखिए, मान लीजिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाए, वहां पे आपको बोल दिया, इस पार्ट को अंडरलाइन कर दिया और आपको व्हेन दे दिया, वेयर दे दिया, हु दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी इसी में आ जाएगा। कभी कभी इंटरचेंज ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, ये भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ग्रामर तैयार करने से मतलब है सवाल किसी भी टाइप में आ जाए, अगर आपके ग्रामर के रूल प्रॉपर तैयार है तो ग्रामर वाला पोर्शन आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ द एग्जाम इन इंग्लिश। अगर आप मतलब हर टॉपिक में से कुछ कुछ क्वेश्चंस भी निकालते हैं, देन यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, इंग्लिश एवरेज भी है तो भी चल जाएगा, बट एवरेज के लिए हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमें कहाँ से कितने क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है ना। कुछ कॉम्प्रिहेंशन में से निकालने हैं, कुछ फॉलो स्ट्रेस में से, कुछ रीअरेंजमेंट में से, कुछ ग्रामर में से, कुछ करके आप एवरेज पे डेफिनेटली पहुंच जाओगे, स्पेशली फॉर दोज हु अफ्रेड ऑफ बीइंग अपीयर इन इंग्लिश, है ना। तो वो ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है इंग्लिश में स्कोर करना, बस थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस रखिए और चीजों को क्लियर रखिए, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इंग्लिश की वीडियोस पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियो डालने के लिए मुझे मोटिवेट किया कि और वीडियोस लेके आइए, तो उसी सीरीज में इसलिए मैं इन वीडियोस को कंटिन्यू रखूंगी जब तक आपका आईबीपीएस पीओ होता है, आरआरबी का मेंस होता है या आईबीपीएस क्लर्क का मेंस होता है। इंग्लिश की वीडियोस बिल्कुल आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। रीअरेंजमेंट का बहुत ही बेहतरीन तरीका मैंने इस वीडियो में एक बनाया है, आईबीपीएस क्लर्क इंग्लिश करके एक मैंने वो बना रखी है प्लेलिस्ट, आप उसमें चेक कर सकते हो। रीअरेंजमेंट आप उसको ध्यान से देखिए एक दो बार, आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी अपने रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने की, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।